वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी बच्चों? आवाज आ रही है? ओके, so let's start the class. We will be continuing from the same topic of back bonding. पर जो बैक बॉन्डिंग है उस बैक बॉन्डिंग में सबसे पहले एक शॉर्टकट ट्रिक से रिवाइज करवाऊंगा कब पता लगेगा बैक बॉन्डिंग करवानी है और कब पता लगेगा बैक बॉन्डिंग काउंट नहीं करना। देखो, जब भी कभी आपके सामने किसी एटम के ऊपर लोन पेयर होगा ना, तो हम हमेशा ऐसे कहते आए हैं। लेट मी क्लोज, वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है। हाँ, आई गेस इट्स बेटर नाउ। चलो, मैं ये कह रहा था कि हमेशा जब भी किसी एटम के ऊपर लोन पेयर है तो आपसे क्वेश्चन तीन तरह से पूछा जाएगा। तीन तरह से नहीं, पहले सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले तो पूछा जाएगा लोन पेयर ऑन द एटम इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल। अब इसके दो पॉसिबल आंसर है। या तो होगा आंसर लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, या आंसर होगा लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द प्योर पी ऑर्बिटल, या होगा लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द प्योर एस ऑर्बिटल। तीन ही ऑप्शंस आएंगी। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन ईदर हाइब्रिड ऑर्बिटल, और लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द पी ऑर्बिटल, या फिर होगा लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द डी एस ऑर्बिटल। डी नहीं होगा, अभी बताऊंगा क्यों। सबसे पहले अब आंसर को प्रिडिक्ट कैसे करना है। अगर तो उस एटम ने, जिस एटम के ऊपर लोन पेयर है, अगर हम उस एटम की बात करें, अगर उस एटम ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, यानी कि वहां कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुई, तो वहां पॉसिबिलिटी है कि लोन पेयर या तो एस ऑर्बिटल में होगा या पी ऑर्बिटल में होगा, अगर उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगोज रूल, क्योंकि अगर आपको याद हो, ड्रैगोज रूल में अगर कोई मुझे ये कह दे कि ये फॉस्फीन है, इसका लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, H2S है, इसका लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, तब हम सिंपल ये करते हैं क्या कि फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखी 3s2 3p3, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में एक एक इलेक्ट्रॉन। तब आप कहते हो कि इन ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, और ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, और ये लोन पेयर 3s ऑर्बिटल में है। सिंपल उस एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी और फिर उसका फुली फिल्ड ऑर्बिटल देखा, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल को लोन पेयर का नाम दे देना। मींस ये कह देना कि लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। अच्छा, अगर सल्फर की बात करूं, जहां ड्रैगोज रूल लग गया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में सल्फर ने हिस्सा नहीं लिया, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी 3s2 3p2, और फिर ये कहा कि भाई दो बॉन्ड बनाने हैं सल्फर में, प्रमोशन तो करना नहीं पड़ेगा। दो बॉन्ड बनाने हैं तो प्रमोशन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो इन दोनों ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, तो लोन पेयर, सॉरी 3p4 था सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 16 3s2 3p4। तो आप कहोगे इन दो ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, तो लोन पेयर कहां कहां है, 3s एंड 3p। डी नहीं आएगा, क्योंकि उसका रीजन शायद अब आप समझ गए कि ज्यादातर तो डी में हम इलेक्ट्रॉन प्रमोट करते हैं, और डी में जाके फिर इलेक्ट्रॉन तो
अनपेयर्ड हो जाएगा, फिर तो वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा। जब आप इलेक्ट्रॉन पी से आगे डी में भेजोगे, एस में से इलेक्ट्रॉन आगे डी में भेजोगे, वो तो अनपेयर्ड होते जाएंगे ना, फिर तो अनपेयर्ड वाले लोन पेयर थोड़ा ना कहलाएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब कि अगर एटम ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, तो मैं उस वक्त ये कहूंगा कि उसके ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन एस और पी, पर प्योर एस और प्योर पी। पर कब? जब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। तो मैं इसको एक कंक्लूजन की फॉर्म में यहां लिख रहा हूं, इफ एटम डज नॉट undergo hybridization, its lone pair is present in pure s or pure p orbital. फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहां किसी कारण से बोल दिया कि इस नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा। सपोज कोई मुझे ये कह दे कि ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, सपोज, तो मैंने पूछा बताओ फिर ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है? तो आप कहोगे कुछ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p3, तो 2s एंड 2p में यहां 3, तो आप कह दोगे सर ये वाला लोन पेयर 2s में है। मतलब एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, रैंडम सिंपल। अगर मैंने आपसे ऐसे पूछा कि बता भाई ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, आपने मेरे से सबसे पहले फिर खुद से पूछना है क्या नाइट्रोजन ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है? अगर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है तो फिर तो हम इस लोन पेयर को कह देंगे इट कैन बी प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इट कैन बी प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। मान लो किसी ने ऐसे हाइब्रिडाइजेशन देख ली 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, यानी कि आपने इस लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट कर लिया, लोन पेयर इज काउंटेड इन स्टेरिक नंबर। तो आपने कहा 1 2 3 सिग्मा, इसलिए लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपने 3 स्टेरिक नंबर देख के बोल देना लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक बार जहां एटम ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, एक बार जहां एटम ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन यहां अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं और मैंने इसका स्टेरिक नंबर 3 काउंट करते हुए बोल दिया कि ये मैंने लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर दिया, यानी कि मैं कह रहा हूं कि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो एक केस वो हो गया जब एटम हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और अगर वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो डेफिनेटली लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। और अगर एटम ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया तो फिर लोन पेयर जो है वो प्योर एस या प्योर पी ऑर्बिटल में होगा। मुझे आज आपको यही प्रैक्टिस करवानी है। कैसे पता लगेगा कि लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट करना है या नहीं करना है? डी में तो कभी भी नहीं आने वाला लोन पेयर, कभी भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर डी के लिए डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं।
और अगर डी ऑर्बिटल खाली होती है तो इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट करवाते हैं वहां, तो वहां तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर लोन पेयर तो कह ही नहीं सकते। एक वॉल्यूम बढ़ा दो, मनोज कुमार कह रहे हैं सर वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो मनोज कुमार, अब ठीक लगा कुछ? मेरी तरफ से तो वॉल्यूम फुल है। ओके चलो देखें अब एक स्पेशल केस जिसपे हमारी क्लास चल रही है। क्लास जो चल रही है वो चल रही कि लोन पेयर इफ पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग, then still in such case lone pair will not be counted as in the steric number and lone pair will be present in pure s और pure p orbital। अगर यदि किसी एटम के ऊपर लोन पेयर है तो फिर अगर वो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो उस केस में भी लोन पेयर स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करना। लोन पेयर या तो एस ऑर्बिटल में होगा या पी ऑर्बिटल में होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे कंडीशन हटा रहा हूं, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन lone pair will be present in most likely in p orbital। अब मैंने s ऑर्बिटल भी हटा दिया वर्ड। दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 3। मुझे अब आपको यही पहचानना सिखाना है कब केस नंबर 1, कब केस नंबर 2, कब केस नंबर 3। केस नंबर 1 तो बहुत क्लियर है, जहां ट्रेगोज रूल लग गया, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन देख के बोल दिया। केस नंबर 2 भी बड़ा आसान है, जब जब आपने लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया, स्टेरिक नंबर में काउंट किया, तब तब आपने बोला लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मुझे ये पहचान करवानी आपको, इसमें कंफर्ट जोन में आपको लेके आना है। हमें कैसे पता लगेगा लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा रहा है या नहीं? तो अब उसके लिए मैं निशानी क्या बताने लगा हूं, अब ध्यान से सुनना। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि वॉइस चेंज हो रही है, अप डाउन हो रही है, वॉइस ठीक है ना? ओके शुभम, कैमरा अब क्लियर होना चाहिए। अब तो शायद फेजीनेस नहीं, मैंने ट्यूबलाइट ऑफ की हुई है। ओके विजिबल है, ओके। पहले तो ये नोट कर लो जल्दी से, टॉपिक आपका वही है। टॉपिक क्या लिखूं? टॉपिक वही है, बैक बॉन्डिंग। मैं अभी एक बार कैमरा के ऊपर थोड़ा सा रब कर रहा हूँ कपड़े से, साफ कपड़े से, ताकि आपको विजिबिलिटी में अगर कुछ लगता है इंप्रूवमेंट। ओके
नाउ जिस चीज में मुझे आपको केस 3 में कंफर्ट लेवल पे लाना है, तब मजा आएगा। अब केस 3 में कब लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है? इफ central atom has lone pair and if the central atom has lone pair and it is bonded with the element having empty orbital on it, if the central atom has lone pair and it is bonded with the element having empty orbital on it, यानी कि सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया, ए के ऊपर लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है, और बी के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल हो। अब बी के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये दो कंडीशन में होगा। बी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये दो कंडीशन में होगा। क्या कंडीशन होगी? इफ बी बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड and its octet is incomplete. But if B belongs to third, fourth, fifth, sixth, seventh period, it always have empty d orbitals. कभी भी अगर ए पे लोन पेयर हो, साथ में बी बैठा है, अगर तो बी सेकेंड पीरियड का है तो उसका ऑक्टेट डेफिनेटली इनकम्प्लीट अगर है, ओनली देन इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। लेकिन अगर भी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड का है तो फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चाहे ना हो, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा ही होगा, डी वाले ऑर्बिटल एम्प्टी होंगे। ऐसे केस में आप इस लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेजोगे। ऐसे केस में इस ए के लोन पेयर को बी के साथ बैक बॉन्डिंग में भेजोगे, और जैसे आपने डिसीजन लिया कि ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा, तो फिर आप इस लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में ए के लिए काउंट नहीं करोगे। आप बोलोगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। लोन पेयर को अब स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करना। तो मैं उस केस में कहूंगा ए की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ना कि sp3। ऑब्वियसली हमने ऐसा एग्जांपल कल कर लिया था, मैंने जस्ट रिवाइज करवाया कि भाई हमें कब पता लगेगा बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। यदि सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है और अगर उसके साथ वाला एटम सेकंड पीरियड का हो और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, अगर बी के ऊपर लोन पेयर है और बी सेकंड पीरियड का है और सेकंड पीरियड का लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है,
डेफिनेटली तभी इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। एम्प्टी ऑर्बिटल लाने की कंडीशन ही दो है, या तो बी सेकेंड पीरियड का हो विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या बी थर्ड पीरियड का हो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड का हो, तो फिर उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा। उस केस में लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा, और अगर ए का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में गया तो ऐसे केस में डेफिनेटली ए के लिए इस लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करना। आप कहोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और लोन पेयर को एब्सेंट मान के, लोन पेयर को एब्सेंट मान के इसकी ज्योमेट्री बतानी है आपने, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, लोन पेयर को एब्सेंट मान के बताओगे। नाउ वन अनदर केस, ए सेंट्रल एटम है, लेकिन इसके सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है। नाउ इफ ए हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, एक पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, कंडीशन, कंडीशन अगर ए सेकेंड पीरियड का हो तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, अगर ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड का है तो डेफिनेटली इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। सेम कंडीशन जो हमने यहाँ बी के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल की लगाई ना, वही सेम कंडीशन ए के लिए है। तो अगर कोई मुझे कह दे इफ ए हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, मैं कहूंगा ओके, ए बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड with octet incomplete, or A belongs to any other period. It has empty d orbital. ऐसे केस में भी B अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेजेगा, लेकिन अब A के ऊपर कोई लोन पेयर तो था नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो सेंट्रल एटम की होती है, सराउंडिंग एटम की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो अब मैं ये कहूंगा कि A के लिए हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा बैक बॉन्डिंग के बाद भी, क्योंकि जो बैक बॉन्डिंग में बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड है, हमेशा पाई बॉन्ड, हमेशा पाई बॉन्ड है। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको मैं नाम दे रहा हूं ये बेसिकली बैक बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग है, पी पाई या पी पाई डी पाई। सो ए के हाइब्रिडाइजेशन अगर ये बैक बॉन्डिंग ना भी होती तो भी इसके ऊपर स्टेरिक नंबर 3 ही आता, और बैक बॉन्डिंग के बाद भी स्टेरिक नंबर 3 ही आ रहा है ए के लिए। पर यहां आप ये जरूर देखेंगे, क्योंकि बी सराउंडिंग एटम है, बी अपना लोन पर भेज रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यहां बी का ऑक्टेट कंप्लीट होना अनिवार्य है, जरूरी होगा। जो अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेज रहा है ना, उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर यहाँ ए ने अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेजा तो फिर ए का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जो अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेज रहा है वो खुद कंगाल नहीं है, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। आई होप कि आपको ये दोनों चीजों में, दोनों सीन में क्लैरिटी आई होनी चाहिए। इज दैट ट्रू? back bonding will always be a pi bond. Yes, back bonding will always be a pi bond. Now अगर ए का ये लोन पर बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो फिर ये जो लोन पेयर होगा दिस मस्ट बी इन p orbital or in d orbital. Sorry, must be in p orbital. अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं,
क्या यहाँ ए हाइपरवेलेंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर ए थर्ड पीरियड का हुआ, फोर्थ पीरियड का हुआ, फिफ्थ पीरियड का हुआ, फिर तो वो चाहे हाइपरवेलेंट हो, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, चाहे ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। अगर ए थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का है ना, दोनों केस में, अगर ए थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड का है, यहां वाले केस में जब ए थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड का है, उस केस में ए के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल होगा ही होगा, चाहे वो ऑक्टेट कंप्लीट हो, चाहे वो हाइपरवेलेंट हो। जब भी मैं ए को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देख रहा हूं, जब भी मैंने ए को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देखा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कंडीशन है कि ए के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। अगर ए सेकेंड पीरियड का हुआ तो डेफिनेटली इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। और यदि ए थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड का है, फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो या हाइपरवेलेंट हो। यहां इलेक्ट्रॉन लेने वाला बी है, तो जो कंडीशन यहां ए के लिए है, वही कंडीशन यहां बी के लिए है। जिसने अपना लोन पेयर देना है, जिसने अपना लोन पेयर देना है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये कंपलसरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि किसी एटम के ऊपर मोर देन वन लोन पेयर है, मोर देन वन लोन पेयर, तो सिर्फ एक लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा। अगर किसी एटम के ऊपर मोर देन वन लोन पेयर है, तो सिर्फ एक लोन पेयर ही बैक बॉन्डिंग में जाएगा। क्यों? अब उसका रीजन क्या है, देखो। मान लो कि ये लोन पेयर पी एक्स ऑर्बिटल में है और इसके ऊपर एक पी ऑर्बिटल है। लेट अस सपोज ये पी ऑर्बिटल पी वाई है, ये लोन पेयर पी वाई में है और ये लोन पेयर पी जेड में है। सपोज ऐसा मैंने रैंडम एग्जांपल लिया, सॉरी, ये एस ऑर्बिटल में, ये पी वाई में, ये पी एक्स में। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो दो ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल, और ये पी वाई है, इसको इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना है, खाली ऑर्बिटल को फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाना है, तो ऑब्वियसली इसका सिर्फ पी वाई वाला ऑर्बिटल ही तो बैक बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, पी एक्स वाला तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि पी एक्स विल बी एट 90 डिग्री टू दिस पी वाई, उनमें तो ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। एस ऑर्बिटल वाला पाई बॉन्ड बनाता नहीं, एस ऑर्बिटल वाले सिर्फ सिग्मा बनाते हैं। तो यदि किसी एटम के ऊपर मोर देन वन लोन पेयर है, तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल ऐसा होगा जो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल से पैरेलल डायरेक्शन में हो। इसलिए इस एटम के ऊपर, जिसके ऊपर मोर देन वन लोन पेयर है ना, तो एक ही लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा। दूसरी चीज, अब एग्जांपल से देखते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पहले तो ये नोट कर लो अच्छे से, इट्स लाइक अ समरी। अब किसी बच्चे ने पूछा, सर दोनों में फर्क क्या है? मैंने उसका ये आंसर दे रहा हूं, दोनों में फर्क ये है, यहां बैक बॉन्डिंग के बाद सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन नहीं चेंज हो रही, यहां बैक बॉन्डिंग के बाद सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही। यहां आप इस लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं कर रहे, तो यहां एक ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ना कि sp3 है। और यहां एक ही हाइब्रिडाइजेशन बैक बॉन्डिंग करने या ना करने के बाद भी चेंज नहीं आया। क्योंकि अगर किसी एटम के ऊपर मोर देन वन लोन पेयर है, तो सिर्फ एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें लोन पेयर सामने वाले एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल की पैरेलल डायरेक्शन में हो। ऑब्वियसली अगर इस पी वाई ऑर्बिटल को बैक बॉन्डिंग में जाके पी पाई बॉन्ड बनाना है, तो इसका भी तो पी वाई ऑर्बिटल इसके पैरेलल होगा। इसका पी एक्स ऑर्बिटल या इसका एस ऑर्बिटल पी वाई के पैरेलल नहीं है। इसीलिए इस एटम के ऊपर यदि मोर देन वन लोन पेयर है,
तो इसका एक लोन पेयर ही बैक बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। अब एग्जांपल्स लेते हैं। होपफुली यू मस्ट हैव नोटेड इट, राइट? Let's take an example. मान लो मैंने आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा, बताओ कार्बन का लोन पेयर, कार्बन वेयर इन बिटवीन द टू केसेस बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। जैसे क्वेश्चन आया कि कहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो मैंने देखा मुझे चेक करना है कि कहां ऐसा हो किसी एटम के ऊपर लोन पेयर भी हो और उसके साथ वाले एटम पे एम्प्टी ऑर्बिटल हो। फिर मैंने अपनी कंडीशन रिवाइज की, एम्प्टी ऑर्बिटल कहां हो सकता है? अगर तो कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड का है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। अगर कोई एलिमेंट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पीरियड का है, फिर उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो कम से कम होगा ही होगा। एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो होगा। अब यहां देखो बच्चों, कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब सेकेंड पीरियड के हैं। क्या यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? नहीं। कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, चेक करो क्या कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बिल्कुल है। तो गारंटी है कि यहाँ कार्बन एम्प्टी कोई ना कोई एम्प्टी पी ऑर्बिटल ही होगा, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल तो होता नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि इस कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, भले इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो अब कोई ये पूछे कि क्या ये फ्लोरीन इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है? मैं कहूंगा पॉसिबल तो लग रहा है कि फ्लोरीन अपना बैक बॉन्डिंग कर दे कार्बन के साथ, कि ये फ्लोरीन इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर दे। क्यों ना करे? क्योंकि कल हमने ये चीज देखी थी बोरॉन के साथ, जब हमने BF3 का केस देखा था। तो क्या ये फ्लोरीन के लोन पेयर ने बोरॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया था क्या? बिल्कुल बनाया था, किया तो था कल। फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में भेजा था। बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था और फ्लोरीन ने अपना बैक बॉन्डिंग में हिस्सा लिया था। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है उस पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। और अगर मैं इस फ्लोरीन की बात करूं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसने तो बैक बॉन्डिंग की। तो क्या यहाँ पे कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो क्या फ्लोरीन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा? चेक कर लेते हैं कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन।
1s2 2s2 2p2। और अगर कोई मुझे ये कह दे कार्बन ने दो बॉन्ड बनाने हैं, दो बॉन्ड बनाने के लिए दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, प्रमोशन की जरूरत तो है नहीं। यहां पर कार्बन के पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और दो ही बॉन्ड बनाए कार्बन ने, तो प्रमोशन की जरूरत नहीं। अगर कोई ये कह दे कि भाई ये लोन पेयर सिग्मा में काउंट करते हुए हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अगर किसी ने कहा कि ये लोन पेयर सिग्मा काउंट करो, सिग्मा सिग्मा, और ये कह दो कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो डेफिनेटली यहां पे एक एम्प्टी p ऑर्बिटल कार्बन के पास प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि एम्प्टी है। तो इसने एम्प्टी ऑर्बिटल की कंडीशन फुलफिल कर दी। तो अब ये फ्लोरीन का लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग में जाएगा, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बैक बॉन्डिंग के टाइम पे आप ये कभी नहीं देखोगे फ्लोरीन तो रिजिड होता है, और मैं अभी थोड़ी देर में प्रूव करूंगा फ्लोरीन से बेहतर बैक बॉन्डिंग कोई और कर भी नहीं सकता। इसलिए अगर कोई ये कह दे कि फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग में जा नहीं सकता, उसको रोका किसने? नाउ द पॉइंट इज, क्या यहां चेक करो, ये कंडीशन यहां भी हो सकती थी, ये कंडीशन यहां भी हो सकती है कि कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में क्लोरीन के पास कार्बन पे एम्प्टी ऑर्बिटल है और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, और अगर ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इसके साथ पैरेलल ऑर्बिटल में रहते हुए बैक बॉन्डिंग कर ले, क्योंकि कंडीशन तो फुलफिल हो गई ए और बी वाली। बट यहां वाला जो बैक बॉन्ड होगा, ये बैक बॉन्ड 2p पाई 2p पाई होगा, और यहां वाला बैक बॉन्ड 3p पाई 2p पाई होगा, क्योंकि क्लोरीन के लिए लोन पर 3p ऑर्बिटल में, कार्बन के लिए 2p ऑर्बिटल में। अब आप बताओ कौन सा बैक बॉन्ड बढ़िया होगा, 2p पाई 2p पाई या 2p पाई 3p पाई? ऑब्वियसली 2p पाई 2p पाई। तो जब बैक बॉन्डिंग हो रही है, फ्लोरीन को बहुत अच्छा पाई बॉन्ड बनाने का मौका मिल रहा है, इसलिए फ्लोरीन वो मौका गवाएगा नहीं। इसलिए अगर कोई ये कह दे कि आप पी पाई वर्सेस पी पाई में यहाँ की बैक बॉन्डिंग और वहां की बैक बॉन्डिंग को कंपेयर करो, मैं कहूंगा यस, दिस बैक बॉन्डिंग इज बेटर, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई थी, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था और इस क्लोरीन के पास लोन पेयर था। सो दिस बैक बॉन्डिंग इज बेटर देन दिस बैक बॉन्डिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज मैंने ऐसे बोल दिया, क्या यहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? अगर मुझे कोई ये कह दे कंपेयर करना है, क्या इनमें से किसी में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? यहां तो दोनों में पॉसिबल थी, यहां दोनों में पॉसिबल थी, क्या यहां चेक करें कहीं बैक बॉन्डिंग की ऑप्शन खुल रही हो? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट सेकंड पीरियड का, इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें कहीं भी किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां तो बैक बॉन्डिंग के रास्ते हो गए खत्म। ठीक है, अब यहां चेक करते हैं, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, पर बच्चा क्लोरीन देखो थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड वाले का ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो, उसके पास डी ऑर्बिटल तो होगा ना, एम्प्टी। इसका मतलब यहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल।
और अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, कौन अपना लोन पेयर किसके ऑर्बिटल में भेजे? क्लोरीन अपना लोन पेयर कार्बन के पास भेजे या कार्बन अपना लोन पेयर क्लोरीन के पास भेजे? ऑब्वियसली लोन पेयर कहां से कहां जाएगा? फुली फिल्ड ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ। तो आप बोलोगे कार्बन का लोन पेयर क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में जाके बैक बॉन्डिंग कर लेगा। तो आप कहोगे कि इस कार्बन के लोन पेयर को क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग में भेजो। तो अब क्वेश्चन ये आया, ये लोन पेयर अगर क्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग में जाए और इसके डी ऑर्बिटल में जाए, वो चीज हम यहां भी करवा सकते थे। ऑब्वियसली अगर ये 2p पाई है तो फिर ये 3d होगा, तो यहां की बैक बॉन्डिंग हो गई 2p पाई 3d पाई। अच्छा, अब यहां देखो, क्लोरीन का लोन पेयर जो फुली फिल्ड है, क्लोरीन का लोन पेयर फुली फिल्ड है, वो तो p ऑर्बिटल में है ना, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल इस एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो यहां तो ये 3p, क्योंकि ये क्लोरीन का लोन पेयर 3s में, ये 3p में है दोनों, तो यहां तो डेफिनेटली 3p वर्सेस एम्प्टी ऑर्बिटल 2p, 3p 2p ओवरलैपिंग होगी। यहां कार्बन से क्लोरीन की तरफ हो रही है, क्योंकि क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल ही बचा है। तो अब अगर मैंने आपसे ये पूछा कि क्या इस लोन पेयर को सिग्मा गिनूं या पाई, क्या मैं इस लोन पेयर को सीरिक नंबर में काउंट करूं? आप कहोगे नहीं करना काउंट, ये बैक बॉन्डिंग में जा रहा है। और अगर ये बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 1 2 3, इसे काउंट नहीं करना स्टेरिक नंबर में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। लोन पेयर को काउंट ना करके इसकी ज्योमेट्री बतानी, और आपने कहना कि 3 बॉन्ड पेयर है कार्बन पे और एक p ऑर्बिटल फुली फिल्ड है जिसमें लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल, प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल क्लोज टू 120 डिग्री। अगर कोई आपसे ये पूछे बैक बॉन्डिंग करने का फायदा क्या हुआ, मैं कहूंगा फायदा ये हुआ कि बैक बॉन्डिंग करने से एक चौथा बॉन्ड बन रहा है कार्बन का, और मोर बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी दैट ब्रिंग्स आउट स्टेबिलिटी। दूसरा अगर ये बैक बॉन्डिंग हम काउंट नहीं करते तो ये पिरामिडल ज्योमेट्री होती। पिरामिडल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कम होता, और अगर बॉन्ड एंगल कम होता तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़े ज्यादा होते। और अगर यही हम रेगुलर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल कर दे तो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी कम हो गया पहले से। सो बेसिकली दिस वी कॉल इट एज, दिस इज द लाइक डीप लॉजिक बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैक बॉन्डिंग। और एग्जांपल लेते हैं, पहले ये नोट करो। So here there is a back bonding, there is no back bonding. अच्छा, अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर किसी ने पूछा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो क्या इस लोन पेयर को बैक बॉन्डिंग में काउंट करना है या नहीं करना? क्या मैं इस लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में गिनूं या ना गिनूं? We should count this lone pair in a steric number. Yes, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, and this is 4 sigma. So its geometry hybridization lone pair के साथ काउंट करके बतानी है। कार्बन is sp3 hybridized. And you will say that this geometry is pyramidal.
ज्योमेट्री इज पिरामिडल। अब अगर कोई मुझे ये कह दे यहां जो बैक बॉन्डिंग हो रही थी, ये बैक बॉन्डिंग, ये लोन पेयर, ध्यान से सुना अब मजा आएगा, ये लोन पेयर सिर्फ इसी क्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता था क्या? क्या इसके साथ नहीं कर सकता था? क्या इसके साथ नहीं कर सकता था? किसी के साथ भी कर सकता था। तो हम काउंट क्या करेंगे, इस लोन पेयर ने तीनों के साथ बैक बॉन्डिंग की है, लाइक 1/3 1/3 1/3, 1/3 इसके साथ, 1/3 इसके साथ, 1/3 इसके साथ, क्योंकि इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। क्योंकि सपोज कोई बच्चा कह दे सर क्लोरीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2, क्लोरीन नंबर 3, ये बैक बॉन्डिंग क्लोरीन नंबर 1 के साथ मैंने दिखाई, और जैसे मैंने यहाँ बैक बॉन्डिंग की, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, कार्बन पे प्लस, और 2 क्लोरीन वैसे के वैसे। क्लोरीन ने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया, बैक बॉन्डिंग में भेजा, इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे, क्लोरीन को, तो क्लोरीन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अगर ये नंबर 1 के साथ हो सकता है, तो ये काम नंबर 2 के साथ भी हो सकता था। This is 1, this is 2, this is 3, this is 1, this is 2, this is 3, 1, 2, 3, and another is possibility like this. तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब मुझे ये बात बताओ, अगर इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था ना? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर बन गया कितना, 4/3, ऐसे ऑब्वियसली 1 + 1/3। अच्छा अब ये बताओ, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया क्लोरीन का कार्बन के साथ, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बैक बॉन्डिंग ना काउंट करते, लाइक क्लोरीन, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता, 1, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ना बनते, बॉन्ड ऑर्डर रहता 1, यहाँ कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती बढ़ जाएगी ना। तो ये भी तो फायदा है बैक बॉन्डिंग में भेजने का। इसलिए कई बार हम ऐसे सवालों पे जहां कोई पूछता है ना, बताओ यहाँ की बॉन्ड लेंथ, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर और यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें अगर सिंगल सिंगल दिख रहा है तो गलती नहीं करनी है, अगर बैक बॉन्डिंग हो रही फिर बता देना यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। सो दिस इज सम काइंड ऑफ वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो केमिकल बॉन्डिंग से पूछे जा सकते हैं। यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 1 ही रह गया, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ गया, इस बॉन्ड को थोड़ी स्ट्रेंथ मिल गई। और अब मैं यहाँ पे एक और वर्ड यूज करूंगा, दिस लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब कि ये इसके साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है, और इसके साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है, वो पाई बॉन्ड किसी के साथ भी बना सकता है। तो अगर कोई कह दे कि यहाँ का पाई बॉन्ड किसके साथ बने, मैं कहूंगा दिस लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड। और डीलोकेलाइज्ड का मतलब कि इट्स नॉट परमानेंटली विद दिस, इट कैन बी विद दिस, इट कैन बी विद दिस। तो अगर किसी ने आपसे पूछा क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, मैं कहूंगा हाँ हो रहा है, इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। जहां बैक बॉन्डिंग होगी वहां रेजोनेंस स्टेबिलिटी एसोसिएटेड होगी, वहां बॉन्ड ऑर्डर इंप्रूव हो रहा होगा। तो इसलिए ये नॉर्मल कार्बन क्लोरीन जैसा बॉन्ड नहीं है, ये उससे कुछ बेटर क्वालिटी का बॉन्ड है। सो वी विल से दैट bond strength
of carbon chlorine bond increases after counting back bonding. Certainly bond angle, यहाँ का bond angle in CCl3 negative is more than CF3 negative. अब मेरा सवाल यहाँ पर आपसे यहाँ है, क्या यहाँ कहीं बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है इन दो में से? क्या यहाँ कहीं बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है इन दो से? क्या फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है? हाँ है। क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसके पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल की निशानी है, पर जिसपे एम्प्टी ऑर्बिटल देख रहे हो उसके साथ वाले के पास तो यहाँ लोन पेयर ही नहीं है। फॉस्फोरस पे भले एम्प्टी ऑर्बिटल है, पर यहाँ तो एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं। अच्छा, अगर कोई ये कह दे फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर है, इसको हाइड्रोजन के एम्प्टी ऑर्बिटल में भेज दें, कैसे भेज दें? लेकिन यहाँ देखो, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं हो सकता क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, तो डेफिनेटली इसके पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा। तो ये अपने लोन पेयर को भेज सकता है, पर किसी से लोन पेयर गेन नहीं कर सकता, किसी से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, किसी को बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो क्या ये कंडीशन फॉस्फोरस के ऊपर फुलफिल हो रही है? तो फॉस्फोरस के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, पर फॉस्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो है। तो मैं ये कह दूंगा कि यहाँ का जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा वो फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा। तो ये कौन सी बैक बॉन्डिंग कहलाई जाएगी? 2p पाई 3p पाई 2p पाई, कौन सा p पाई या p पाई d पाई? क्या जवाब दोगे? ऑब्वियसली आप कहोगे फ्लोरीन का 2p पाई और फॉस्फोरस का 3d पाई। अब अगर मैंने आपसे पूछा अगर ये बैक बॉन्डिंग हो रही है तो क्या इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हो गया, राइट? यानी कि इसका स्ट्रक्चर कोई ये बना सकता है कि यहाँ डबल बॉन्ड, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फोरस पे नेगेटिव चार्ज। अगर इसने अपना बैक बॉन्डिंग की हुई है तो फ्लोरीन का लोन पेयर फॉस्फोरस के एम्प्टी ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा, तो फॉस्फोरस पे नेगेटिव, फ्लोरीन पे पॉजिटिव। अब देखो, मैं यहाँ से एक बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट पे ले जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये बताओ, अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, क्या ये चीज यहाँ आया था? क्या नहीं आया था? तो अब अगर मैंने आपसे ये पूछा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होगा या सिंगल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा या सिंगल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा? कौन सा रिपल्शन ज्यादा? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ का बॉन्ड एंगल और यहाँ का बॉन्ड एंगल क्या आप कंपेयर करवा सकते हो? कहाँ का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 1 का बॉन्ड एंगल 2 से ज्यादा होगा। अगर कोई बच्चा ये भूल भी जाए कि सर इसमें तो ड्रैगोस रूल लग रहा था, या तो फॉस्फोरस हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा था, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के क्लोज था,
तो अगर कोई ये कह दे कि यहाँ का बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा क्यों हो गया, तो मैंने आपको अगर याद है ना, अगर याद हो बॉन्ड एंगल वाली क्लास में मैंने पहले क्या पढ़ाया था, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ होंगे, यहाँ फॉस्फोरस स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्लाइटली। तो अगर सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। हमने इस लॉजिक से पहले बोला था कि भाई यहाँ पर ज्योमेट्री पिरामिडल है और यहाँ पर ड्रैगोज रूल लगा के 90 डिग्री कह दिया था, 90 डिग्री, और यहाँ पिरामिडल है, और पिरामिडल है तो यहाँ पर एंगल 107 के आसपास या 109 से थोड़ा कम, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। मैंने ड्रैगोज रूल की हेल्प से ये चीज बोली। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूं आप इसको बैक बॉन्डिंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आप बैक बॉन्डिंग से भी बता सकते हो कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, इसलिए यहाँ का बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, राइट? क्योंकि डबल बॉन्ड्स ऑफर मोर रिपल्शन टू द सिंगल बॉन्ड। लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि यहाँ तो सिंपल कहीं भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ जब बैक बॉन्डिंग होगी तो मैं सीधी सी बात ये कह दूंगा, तो अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इस बॉन्ड में प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर से कुछ ज्यादा है। द मोमेंट उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ कोशिश होगी, तो हमने VSEPR थ्योरी में ये चीज पढ़ी हुई थी, लोन पेयर हो डबल बॉन्ड हो, दे ऑफर मोर रिपल्शन टू द सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर डेंसिटी, सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्सेस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डबल बॉन्ड में क्योंकि दो बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज रिच, इट्स हैविंग द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो डबल बॉन्ड ऑफर मोर रिपल्शन टू द सिंगल बॉन्ड। तो बेसिकली मैं सिंपल यहाँ पे बात करूंगा, जब भी मुझे कभी आपसे गलती से ड्रैगोज रूल भूल गया तो आप इस चीज का आंसर ऐसे भी दे सकते हो कि बैक बॉन्डिंग के कारण यहाँ का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से इनके बीच का रिपल्शन फैक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। वो एक अलग बात है कि आपको अगर ड्रैगोज रूल याद रह गया, वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि ड्रैगोज रूल अगर याद रह गया, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एंगल है ही 90 के क्लोज, ये तो पिरामिडल ज्योमेट्री है, 107 समथिंग के आसपास एंगल होगा, मतलब 109.5 से कुछ कम, लेकिन 90 से तो डेफिनेटली ज्यादा। मनोज कुमार कह रहा है कि सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, इज इट ट्रू? हेलो, एवरीथिंग फाइन? मनोज एक बार अपने एंड पे चेक करो बेटा। तो मैं एक बार नहीं तो दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट, अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो एक बार मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। हेलो, हेलो, हाँ जी, आप बताओ। ओके, मनोज कुमार बताए। ओके, अर्जुन करेक्ट। ओके मनोज, ठीक है। अब आगे लो इसकी और एप्लीकेशंस। सो बॉन्ड एंगल, जहां बैक बॉन्डिंग होगी वहां बॉन्ड एंगल इंक्रीज दिखेगा। अब मेरा सवाल आपसे फिर से होगा, चेक करके बताओ।
हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करूंगा, ध्यान से समझना। ये मैक्सिमम टाइम फिट बैठेगा जो पॉइंट बताने लगा। जिन दो एटम्स में आप बैक बॉन्डिंग देखोगे ना, जिन दो एटम्स में आप बैक बॉन्डिंग देखोगे, मैक्सिमम टाइम उनमें सिंगल बॉन्ड होगा। मैक्सिमम टाइम उनमें सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ इन जिन दो एटम्स के बीच में बैक बॉन्डिंग होगी, क्या वो उनके बीच में पाई बॉन्ड नहीं हो सकता है, लेकिन वो एग्जांपल बहुत रेयर है। तो जहां भी बैक बॉन्डिंग आपको कभी दिख रही होगी ना, ये कंफर्म होगा कि उन दो एटम के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा। आप उसे सिंगल देखोगे, जबकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सिंगल से ज्यादा निकलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर जो मुझे सिखाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एग्जांपल को बाद में लेते हैं, पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सिंपल वाला। अब अगर मैंने आपसे ये पूछा, कंपेयर लुईस एसिडिक करेक्टर इन BF3, BCl3, PBr3, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके स्कूल एग्जाम में तो ये कभी हमेशा आएगा, चाहे क्लास 11th में जाओ या क्लास 12th में जाओ, ये पूछते ही पूछते। जेई मेंस के लिए पता नहीं कितनी बार पूछा गया सवाल है। तो एक बार सबसे पहले तीनों का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, शाबाश, प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ। BF3 BCl3 और BBr3। चेक करके बताओ क्या इन तीनों में कहीं बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। सेंट्रल एटम बोरॉन, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इस पे एम्प्टी p ऑर्बिटल डेफिनेटली है। और फ्लोरीन के पास लोन पेयर p ऑर्बिटल में है, फुली फिल्ड p ऑर्बिटल में। यहां 3 लोन पेयर थे, मैंने 2 लोन पेयर और 1 लोन पेयर को फुली फिल्ड ऑर्बिटल में दिखाया। बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, एम्प्टी ऑर्बिटल, और क्लोरीन पे लोन पेयर, और क्लोरीन पे यदि लोन पेयर है फुली फिल्ड ऑर्बिटल में, तो मैंने 2 लोन पेयर ऐसे दिखा दिए, तीसरा लोन पेयर फुली फिल्ड ऑर्बिटल में। बोरॉन का एम्प्टी ऑर्बिटल, फ्लोरीन का फुली फिल्ड ऑर्बिटल में 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर एज इट इज। आई होप कि इसका रीजन आपको क्लियर है कि 3 लोन पेयर में से 1 लोन पेयर वाला ऑर्बिटल ही इसके पैरेलल हो सकता है, बाकी के 2 लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में होंगे वो ऑर्बिटल इसके पैरेलल ना होने के कारण सिर्फ 1 लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाए। तो यहां बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, बोरॉन हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, therefore boron is Lewis acid। अब ये अपना बैक बॉन्डिंग कर रहा है इसके साथ, ये भी बैक बॉन्डिंग करेगा, ये भी बैक बॉन्डिंग करेगा। क्या डिफरेंस होगा, ये बोरॉन का ऑर्बिटल तो 2p वाला है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, ये भी 2p का है। बोरॉन बिलोंग्स टू 2p, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है 3p। बोरॉन बिलोंग्स टू 2p, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का है 4p। तो बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी बताओ, 2p पाई 2p पाई, बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी 2p पाई 3p पाई, और बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी 2p पाई 4p पाई। क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होती जा रही है, घटती जा रही है या बढ़ती जा रही है। द क्वालिटी ऑफ द बैक बॉन्डिंग इज डिक्रीजिंग। Quality of the back bonding is decreasing.
अब अगर मैंने आपसे ये पूछा BF3, BCl3, BBr3, कहां बोरॉन को अभी भी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा होगी, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा होगी? यहां तो फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग अच्छी क्वालिटी की, यहां तो फ्लोरीन ने बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छा किया, तो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन का सोर्स उसके अपने घर से मिल गया, तो वो किसी बाहरी इंसान से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन BBr3 के साथ करूं, तो ब्रोमीन तो उसके साथ बैक बॉन्डिंग बहुत घटिया क्वालिटी की कर रहा है, तो बोरॉन यहां सच में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरॉन पे ज्यादा है, इसलिए ये किसी थर्ड पर्सन बाहर के इंसान से बॉन्ड बनाने जाएगा, यार मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, मेरा ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, मेरा अपना घर का बंदा मेरी हेल्प नहीं कर रहा। तो मैं कहूंगा कि बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी BBr3 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नहीं तो नॉर्मल इंसान पता क्या सोचता, नॉर्मल इंसान क्या सोचता, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जोरों से खींचेगा। फ्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो जोरों से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बोरॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। एक तो बेचारे का ऑक्टेट पहले ही से कंप्लीट नहीं था, ऊपर से फ्लोरीन ने पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया, तो बोरॉन तो शायद बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन वो बच्चा भूल जाता है कि उसके ऊपर लोन पर कितनी बढ़िया शानदार 2p2p बैक बॉन्डिंग कर रहा है, वो तो मिस ही कर दी, इसलिए बच्चों का आंसर गलत हो जाता है। इसलिए यहां पे आप जब भी बात करोगे ना कि फ्लोरीन के साथ आपने सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण फ्लोरीन को दिलवाए, वो बात सही है, पर याद रखो जब आप इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रोना हम रोते हैं ना, ये सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, हम बना कौन सा बॉन्ड रहे हैं, पाई, ये फर्क है। हम कहते ले जाए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कर दे वो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उससे होगा क्या, बोरॉन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये फ्लोरीन का जो लोन पेयर है, इसको बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी भी देने की सबसे ज्यादा है, लेकिन वो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में तो वैसे भी एटम ऑर्बिटल दूर दूर से ओवरलैप करते, टच तो करते नहीं, तो यहां पाई बॉन्ड में कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोना नहीं रोते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रोने सिग्मा बॉन्ड में रहते। तो हम अगर कहेंगे कि फ्लोरीन ने अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिए अपनी तरफ, तो बदले में बैक, अब देखो बैक, बदले में बैक बॉन्डिंग भी कर दी, अपना फुली फिल्ड ऑर्बिटल बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल के हवाले भी कर दिया। तो बेसिकली जब ये बैक वर्ड आता है ना, बैक बॉन्डिंग, उसका क्या मतलब है, सिग्मा बॉन्ड में फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, उसके बदले में पाई बॉन्ड में बैक डोनेट भी कर दिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि why boron is less electron deficient here, but boron is more electron deficient in this. So order of Lewis acid character, order of Lewis acid character increases as quality of back bonding decreases. This is very important question. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, this is methyl isocyanate, this is tricylyl isocyanate.
ट्राई जर्मेनाइल आइसोसाइनेट। मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे आ गया, क्या माइक की प्रॉब्लम अभी भी आ रही है? एक बच्चे ने बोला माइक भोपाल ट्रेजेडी वाला, इतना बर्बाद हो गया क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? ओके यार, ऐसे बोल देते हो ना तो एकदम से सारा लिंक टूट जाता है। अभी भी क्रैक हो रही है क्या वॉइस? अच्छा समझ गया, वो माइक भोपाल ट्रेजेडी वाला नहीं, वो बेचारा उसने मिथाइल आइसोसाइनाइड को लिखा था MIC, ये मेरी गलती थी, सॉरी। उसने बेचारे ने लिखा था मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल ट्रेजेडी वाला, ये तो माइक मैं समझ गया। देखो कितना फोबिया कर दिया माइक का तुम लोगों ने मेरे दिमाग में। मैं ही अब MIC को माइक समझ के बोल रहा हूँ। अच्छा अब एक चीज यहाँ मुझे ये बताओ, मैंने आपसे ये पूछा यहाँ का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, यहाँ का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, यहाँ का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, θ1 θ2 θ3। अब ये बताओ कहाँ बैक बॉन्डिंग आपको यहाँ दिख रही है? पहली बात तो ध्यान से सुनना, बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन की याद आपको कब आएगी? जब आपको सवाल बॉन्ड एंगल पे आएगा, जब आपको सवाल ज्योमेट्री पे आएगा, बॉन्ड ऑर्डर पे हो, तब बैक बॉन्डिंग जरूर देख लेना। जब सवाल ज्योमेट्री पे हो, बॉन्ड एंगल पे हो, बॉन्ड ऑर्डर पे हो, तो सबसे पहले यहां चेक करो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है वो है, चलो ठीक है, क्या ये बैक बॉन्डिंग में इधर कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग में जा सकता है? और बदले में जब मैंने कार्बन हटा के सिलिकॉन लगा दिया, सिलिकॉन हटा के जर्मेनियम लगा दिया, तो यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे और यहाँ सिलिकॉन के साथ 3 हाइड्रोजन और यहाँ जर्मेनियम के साथ 3 हाइड्रोजन। तो अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इस पे तो एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो क्या ये लोन पेयर कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। ये लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ तो बैक बॉन्डिंग में जा सकता था। सिलिकॉन का ऑक्टेट भले ही कंप्लीट है, सिलिकॉन के 4 बॉन्ड थे 8 इलेक्ट्रॉन, पर सिलिकॉन 3rd 4th 5th 6th पीरियड का है, तो परवाह नहीं करनी उसका ऑक्टेट कैसा है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, तो ये लोन पर बैक बॉन्डिंग में जा सकता है। यहां देखो जर्मेनियम भी तो 4th पीरियड का है, 4th पीरियड वाले के पास 4d ऑर्बिटल तो हो सकता है। भले ही यहाँ 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 3rd 4th 5th 6th 7th पीरियड वालों के ऑक्टेट की परवाह करनी नहीं, उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो होगा ही होगा। तो मैं ऐसे केस में कह दूंगा कि यहाँ डी ऑर्बिटल के साथ ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग जरूर करेगा। तो अगर मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, क्या ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना चाहेगा या बैक बॉन्डिंग करने के लिए पी ऑर्बिटल में रहना चाहेगा? ऑब्वियसली आप कहोगे यहां तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, यहां तो बैक बॉन्डिंग है नहीं, तो इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करूं। तो अगर कोई हमें ये कह दे कि भाई ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, मैं कहूंगा ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में तो जा नहीं सकता, तो इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में तो भेजो कम से कम, बेचारा बैक बॉन्डिंग का सुख तो नहीं ले पाया। तो मैं कह दूंगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, दिस इज नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब आप मुझे बताओ इसके रिगार्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी? अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, यहां ज्योमेट्री क्या आएगी? VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब सेंट्रल एटम के अराउंड 2 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, एंगुलर वी शेप। जब 2 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, एंगुलर वी शेप। अब यहां देखो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा।
अगर ये लोन पर बैक बॉन्डिंग में गया तो ये 2p पाई और 3d पाई सिलिकॉन के लिए यहां बैक बॉन्डिंग होगी, जो यहां नहीं हो रही। तो मैं इस लोन पेयर को कहां भेजूं, हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, या फिर स्टेरिक नंबर में काउंट ना करते हुए इसे p ऑर्बिटल में डिक्लेयर कर दूं? ऑब्वियसली p ऑर्बिटल। इसका मतलब इसके स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करना, तो इस नाइट्रोजन के अराउंड कितने सिग्मा काउंट हो गए? 2। तो आप इस नाइट्रोजन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या काउंट करोगे? sp। और अगर लोन पेयर को काउंट नहीं किया हमने तो ज्योमेट्री क्या आएगी? यहाँ से ज्योमेट्री विल बी लीनियर, क्योंकि लोन पेयर तो बैक बॉन्डिंग में चला गया, वो तो यहाँ डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट होगा। दिस लोन पेयर विल बी ट्रीटेड लाइक ए डबल बॉन्ड ओवर हियर। और जब दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो तो ज्योमेट्री 2 बॉन्ड पेयर वाली होगी, लीनियर। बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया, यहाँ का बॉन्ड एंगल θ2 is close to 180. So it's close to 180 and it's sp hybridized kind of molecule. अगर कोई आपसे ये पूछे बैक बॉन्डिंग तो यहां भी हो रही है, और अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर अगर आ रहा है तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल वी शेप ज्योमेट्री रहेगी क्या? अगर ये लोन पर बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो क्या यहाँ पे वी शेप ज्योमेट्री रहेगी? ऑब्वियसली नहीं रहेगी। एंगल क्लोज टू 180 की तरफ अप्रोच करेगा। लेकिन अगर आपसे कंपैरिजन में पूछा कि भाई यहां बैक बॉन्डिंग हो रही है, यस, बैक बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस between lone pair of nitrogen with empty d orbital on silicon and germanium. So here it is 2p pi 3d pi and here it is 2p pi of nitrogen with 4d pi of germanium. So यहाँ के एंगल्स θ2 θ3 बॉन्ड एंगल θ2 θ3 डेफिनेटली मोर देन θ1। तो अब मुझे आप ये बताओ, इन दोनों में अगर मुझे कंपेयर करना हो, यहाँ का बॉन्ड एंगल वर्सेस यहाँ का बॉन्ड एंगल, कहाँ बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी हो रही है? 2p pi 3d pi या 2p pi 4d pi? विच बॉन्डिंग इज बेटर? विच पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग? ऑब्वियसली सिलिकॉन वाला बेटर। कहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा? कहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा? यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर अब कम आएगा क्योंकि ये वीक पाई बॉन्ड है, पर कम से कम कुछ तो पाई बॉन्ड की क्वालिटी है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ एंगल बड़ा होगा या यहाँ एंगल बड़ा होगा, कहाँ इनका कंपैरिजन करना आपका? इट्स नॉट ए टाई, इट्स नॉट ए टाई। जहां बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी वहां लोन पेयर का इफेक्ट बहुत कम गिना जाएगा। जहां बैक बॉन्डिंग वीक क्वालिटी की है वहां लोन पेयर का इफेक्ट थोड़ा बहुत आ जाएगा। इसलिए यहां ज्योमेट्री परफेक्ट लीनियर की तरह नहीं है, यहां फिर भी लीनियर की तरह होगी। सो मैं बोलूंगा बॉन्ड एंगल यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ ज्यादा है, θ2 θ3 से बड़ा है। बट ये दोनों बॉन्ड एंगल क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है एटलीस्ट θ1 से तो बड़े हैं। सो आई विल से दैट θ2 is more than θ3 than θ1. Better quality of back bonding in trisilyl isocyanate increases bond angle.
एक बार मैं साइड वाला रब कर दूं ताकि आपको मिक्सिंग ना लगे किसी तरह की। So with this, our topic gets completed of back bonding. तो हम ये जरूर कहेंगे कि यहाँ का बॉन्ड एंगल कम, यहाँ का बॉन्ड एंगल ज्यादा, यहाँ का सबसे ज्यादा। So with more quality of the good quality of the back bonding, bond angle increases और इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन will be counted like Sp. Right? With this, I'm going to end up the meeting over today. एक बार टाइम चेक कर लूं कहीं लॉल तो नहीं कर रहे हो। हाँ यार टाइम हो गया। तो बैक बॉन्डिंग का टॉपिक अपना खत्म हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे ब्रिज बॉन्ड्स में। सो अभी हमारी कमिंग 2 क्लासेस इनऑर्गेनिक ही चलेगी। लेटर ऑन देखेंगे कि फिजिकल में कैसे एंट्री करनी है। सो गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग, थैंक यू सो मच। और मैं आपको होमवर्क अब असाइन करूंगा ग्रुप में। आई विल पोस्ट द होमवर्क फॉर केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3।